नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी और तमाम दर्शकों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। आंध्र की नई राजधानी अमरावती की प्रधानमंत्री ने रखी नींव। विकास के लिए केंद्र के सहयोग का दिया भरोसा। कहा, विवादों को भुलाकर आंध्र और तेलंगाना साथ आएंगे। छोटी मोटी घटनाएं नहीं पहुंचा सकती हिंदू संस्कृति को नुकसान। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की एनडीए सरकार की तारीफ। कांग्रेस ने लगाया सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का आरोप। बल्लभगढ़ मामले पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का विवादित बयान। कहा, हर घटना के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं। विपक्ष ने की मंत्रिमंडल से हटाने की मांग। मध्य प्रदेश की 27 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित। फसल की उत्पादकता के आधार पर मुआवजे का ऐलान। दूसरे विभागों के बजट में कटौती कर दी जाएगी किसानों को मदद। और बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरे की धूम। देश भर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। देश भर में बुराई पर अच्छाई का पर्व दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली के सुभाष मैदान में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रावण दहन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई लोग मौजूद थे। दिल्ली के दूसरे हिस्सों में दशहरा धूमधाम से मनाया गया। लाल किला मैदान में गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। उन्होंने भी देशवासियों को दशहरे की बधाई दी और बुराई के खात्मे का संदेश दिया। और फिलहाल दिल्ली की दो तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, जहां अलग अलग जगहों पर दशहरा धूमधाम से मनाया गया। सुभाष मैदान और लाल किला, दोनों जगह से आप देख रहे हैं। दिल्ली के दूसरे हिस्सों में भी दशहरा किस तरह धूमधाम से मनाया गया। लाल किला मैदान में गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और उन्होंने भी फिलहाल देशवासियों को दशहरे की बधाई दी और साथ ही बुराई के खात्मे का संदेश भी उन्होंने दिया। विजयदशमी का और हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। और हम अपनी फसल मिटाकर राष्ट्र निर्माण में एकजुट होकर काम करेंगे तो ये ही हमारी अटल विजय होगी। और आज देश भर में बुराई पर अच्छाई का पर्व दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में भी रावण का पुतला फूंका गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का दहन किया गया। श्रीनगर और जम्मू समेत देश के दूसरे इलाकों में भी रावण दहन हुआ। तो ये तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर रावण दहन किया जा रहा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जम्मू से देख रहे हैं, जहां पर दशहरा मनाया जा रहा है, रावण दहन किया जा रहा है देश के दूसरे कई हिस्सों की तरह। और जम्मू के अलावा श्रीनगर की भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रावण दहन किया जा रहा है। फिलहाल देख सकते हैं वहां पर कुछ लोग भी वहां पर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद नजर आ रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एनडीए सरकार के कामकाज की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में देश में उत्साह और विश्वास का माहौल बना है। मोहन भागवत गुरुवार को नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में आयोजित विजयदशमी समारोह को संबोधित कर रहे थे। दादरी जैसी घटनाओं का नाम लिए बगैर ही आरएसएस प्रमुख ने कहा कि छोटी छोटी घटनाएं हिंदू संस्कृति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लोग ऐसी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। भागवत ने सभी नागरिकों के लिए समान नीति बनाए जाने पर बल दिया। साथ ही शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में व्यापक नीतिगत समीक्षा करने की बात भी कही। संपूर्ण देश में उत्साह का वातावरण है।
विश्वास का वातावरण है। विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। केवल इन 1.5-2 वर्षों के अवधि में जिस गति से भारत ने अपने संबंध सब देशों के साथ पुनर्स्थापित किए। विपक्ष की तरफ से मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया भी आई है। कांग्रेस ने आरएसएस पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है। इसके अलावा तमाम विपक्षी दलों ने आरएसएस के समारोह में नीति आयोग के सदस्य विजय कुमार सारस्वत की मौजूदगी पर भी सवाल खड़े किए। Nakedly, they are encouraging communal forces in this country, and whatever be the speech today, their hidden agenda is communalizing the Indian society. So whatever RSS says, if the government is going to follow that, that will lead to a calamitous situation in the country. श्री मोहन भागवत का संबोधन कई अंतर्विरोधों से भरा हुआ है। घुमा फिरा करके ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और संविधान द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसका विरोध है। आज तक संघ अपने आप को कहता रहा कि हमारा सरकार से लेना देना नहीं, लेकिन आज की रैली से ये साबित हो गया कि संघ ही सरकार की नीतियां बनाता है, संचालित करता है, और आज की रैली में सारस्वत जी की उपस्थिति ये उसका प्रमाण बनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि दलितों को जिंदा जलाने की घटना दोबारा नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने आज बल्लभगढ़ में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद कानून व्यवस्था ठीक होने का दावा किया। उधर फॉरेंसिक टीम ने भी पीड़ित के घर जाकर अहम सबूत जुटाए, जबकि पीड़ित जितेंद्र की हालत बिगड़ने पर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को बल्लभगढ़ के सुनपेड़ गांव में पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने जितेंद्र की शिकायत सुनी और दोषियों को कड़ी सजा देने का वादा किया। हरियाणा हमारा शांतिप्रिय प्रदेश है, किसी प्रकार की कोई खराब नहीं है, और अगर कोई घटना होती है उसको हम घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है तो उसको हम गहराई तक जाकर छानबीन करने के बाद दोषियों को हमेशा सजा देते हैं। आगे भी सजा होगी। पुलिस इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। राज्य सरकार मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश भी कर चुकी है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस की एसआईटी भी इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। जिस परिवार को सिक्योरिटी मिली हुई हो उसका ये हाल है, तो जो गरीब आदमी जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं, वो कैसे उनका कैसे विश्वास रहेगा? तो कानून व्यवस्था को संभालें। दिल दहला देने वाली ये घटना सोमवार रात को हुई थी। कहा गया कि गांव के दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते जितेंद्र के परिवार पर पेट्रोल डालकर उसे मारने की कोशिश की। इसमें जितेंद्र के 2 छोटे बच्चों की मौत हो गई, जबकि पत्नी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत से लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बल्लभगढ़ मामले में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के बयान की विपक्ष ने आलोचना की है। वहीं गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की उत्तर भारत के लोगों को लेकर दिए गए बयान की निंदा हो रही है। कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने दोनों मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग भी की है। विवाद बढ़ने के बाद वीके सिंह ने माफी मांग ली है। फिलहाल उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। परिवारों के बीच में मतभेद था, वो मतभेद किस रूप में परिवर्तित हुआ, कहां पर इंतजामिया का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद फिर सरकार के ऊपर आते हैं। तो हर चीज के अंदर कि जी वहां पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है। बल्लभगढ़ मामले में दिए इस बयान के बाद वीके सिंह विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस और वाम दलों ने उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। जो सरकार में संघ में मंत्री हो, अगर 2 दलित बच्चों की हत्या और इतनी बर्बक हत्या को इस तरह की तुलना करे, तो ऐसे व्यक्ति को तो संघ से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। कास्टिस्ट शब्द है, ये जाति घृणा वाले शब्द है। केस लगना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उसको मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के उत्तर भारतीयों में कानून तोड़ने की आदत को लेकर दिए बयान की आलोचना हो रही है। इस टिप्पणी के लिए न उन्हें केवल माफी मांगनी चाहिए, और माफी ना मांगे तो हम मांग करते हैं कि उनको अपने पद से खारिज किया जाए, पद मुक्त किया जाए। किसी भी क्षेत्र के समूह और व्यक्तियों के बारे में
भेदभावपूर्ण टिप्पणी करना संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए मर्यादित नहीं है। किरण रिजिजू जी का बयान बड़ा ही मैं समझता हूँ दुखदायक है। इस तरह के बयान मंत्री को नहीं देने चाहिए। ये जनरलाइजेशन करना कि उत्तर प्रदेश के लोगों को गुनाह करने में मदद, ये बहुत ही दुख की बात है। दोनों मंत्रियों ने अपने अपने बयान को गलत तरीके से पेश करने की बात कही है। अब आप ये अलग सेंटेंस को पुरानी बात के साथ जोड़कर कहो कि जनरल साहब ने दलितों को कुत्ता बोल दिया, तो मैं तो कहता हूँ उस पत्रकार को लानत। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज से शायद 6-7 साल पहले कुछ बोले थे, तो मैंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सही कहा, मगर ये पूरा समाज को लागू होता है। ये सिर्फ एक सेक्शन नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन ऐसे नहीं होता है। इसलिए उसको कोई उसमें राजनीतिकरण करना चाहता है तो ये गलत बात है। ये पहला मौका नहीं है जब वीके सिंह और किरण रिजिजू अपने बयानों को लेकर विवादों के घेरे में हैं। इससे पहले वीके सिंह की मीडिया को लेकर की गई टिप्पणी और किरण रिजिजू के बीफ को लेकर दिए बयान की तीखी आलोचना की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती की आज नींव रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राजधानी की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून की बातों को पूरी तरह से लागू करने का भी भरोसा जाहिर किया। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को विवादों को भूलकर विकास में एक दूसरे का सहयोग करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती की आधारशिला रखी। इस मौके पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भी मौजूद थे। भव्य कार्यक्रम गुंटूर जिले के एक गांव में हुआ। मैं आशा करता हूं कि देश के अंदर अर्बन डेवलपमेंट की दिशा में जो नए कदम उठाए हैं उसमें अमरावती, आंध्र प्रदेश एक सीमा चिन्ह के रूप में मार्गदर्शक काम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश सरकार को राजधानी के विकास में हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद वाले मुद्दों को मिलकर सुलझाने की भी अपील की। आंध्र और तेलंगाना, चाहे आंध्र हो चाहे तेलंगाना हो, हमारी आत्मा तेलुगु है। इन दोनों प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार हर प्रकार से आपके साथ रहेगी और हर संभव सहायता करती रहेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नई राजधानी के शिलान्यास के मौके को बड़ा अवसर बताते हुए इसे सिटी ऑफ द फ्यूचर करार दिया। समारोह में सिंगापुर और जापान के प्रतिनिधि, 14 देशों के राजदूत समेत 4 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। पिछले साल आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था। फिलहाल दोनों राज्य हैदराबाद को 10 साल के लिए राजधानी के तौर पर साझा कर रहे हैं। अमरावती के विकास के बाद हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। मध्य प्रदेश में 7 जिलों की 27 तहसीलों को सूखा पीड़ित घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही किसानों को फसल की उत्पादकता के आधार पर राहत दी जाएगी। मध्य प्रदेश कृषि कैबिनेट की बैठक में दूसरे विभागों के बजट में कटौती कर किसानों को राहत देने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश इस समय भीषण सूखे की चपेट में है। राज्य सरकार ने डिंडौरी, सीधी, सतना, मुरैना, शिवपुरी, मंदसौर और झाबुआ जिले की 27 तहसीलों को सूखा पीड़ित घोषित कर दिया है। कुल मिलाकर राज्य की 141 तहसीलें सूखा पीड़ित घोषित हो चुकी हैं। इसके अलावा फसल बीमा के साथ ही फसल उत्पादकता के आधार पर राहत देने का फैसला किया गया है। मैं किसानों को आश्वस्त करता हूं कि ये 2 RBC 64 का पैसा और उसके बाद फसल बीमा योजना की राशि से काफी हद तक हम जो हुआ है नुकसान
उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सरकार के मुताबिक दूसरे विभागों के बजट से 15% कटौती कर किसानों को राहत मुहैया कराई जाएगी। पानी की कमी को देखते हुए किसानों को 2 महीने के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन देने का भी फैसला किया गया है। जहाँ पानी की कमी है वहाँ 2 महीने का ही अस्थायी कनेक्शन किसानों को दिया जाएगा और उतनी ही राशि उनसे ली जाएगी ताकि अनावश्यक रूप से उनको 4 महीने या 3 महीने का पैसा ना देना पड़े। कम बारिश और फसलों के नुकसान से मध्य प्रदेश में सोयाबीन, दलहन और धान की पैदावार घटी है और करीब 13,800 करोड़ रुपए की फसलों का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दाल की कीमतों पर काबू के लिए केंद्र सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं। आपूर्ति बढ़ाने के लिए अब केंद्र सरकार ने सीधे किसानों से दाल खरीदने का फैसला किया है। सरकार किसानों से 40,000 टन दाल खरीदेगी। ये खरीद नवंबर में शुरू हो जाएगी। सरकार की तरफ से नेफेड और SFAC इन दालों की खरीद करेगी। लोग खुदरा बाजार में अरहर की दाल 200 रुपये किलो खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को जमाखोरों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। कई राज्यों में लगातार छापे मारे जा रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में 125 करोड़ की दाल जब्त की गई। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हालात का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय बैठक भी की थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि अब तक 36,000 टन दाल जब्त की गई है। उन्होंने आपूर्ति बढ़ने के साथ जल्द ही बढ़ती कीमतों से राहत मिलने की उम्मीद भी जाहिर की। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बैंक ऑफ बड़ौदा मामले में CBI और बैंक से रिपोर्ट मांगी है। आरोप है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की अशोक विहार शाखा से गलत तरीके से 6100 करोड़ रुपए हांगकांग भेजे गए। CVC KV चौधरी ने PTI को बताया कि आयोग ने इसकी जांच शुरू कर दी है। इसमें बैंक अधिकारियों की भूमिका की तहकीकात भी होगी। CBI ने कुछ दिन पहले बैंक की कई शाखाओं पर छापे मारे थे। प्रवर्तन निदेशालय भी मामले की जांच कर रहा है। दिल्ली में आज पहला कार फ्री डे मनाया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साइकिल रैली से इसकी शुरुआत की। राज्य सरकार ने अगले साल 22 सितंबर को पूरी दिल्ली में कार फ्री डे मनाने का ऐलान किया है। दिल्ली की इन सड़कों पर गुरुवार सुबह कार और दूसरे वाहन नहीं दिखे। मौका था राजधानी के पहले कार फ्री डे का। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद साइकिल चलाई और लोगों को प्रदूषण से बचने का संदेश दिया। यही नहीं, वाहनों की बढ़ती संख्या के चलते ट्रैफिक जैम से बचने की सलाह भी दी गई। देखिए, सड़कों को सुधारना पड़ेगा। सड़कों को जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने बताया था कि रीडिज़ाइन करना है सड़कों को, साइकिल ट्रैक्स भी बनाने हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना है। हमारा ये सोचना है कि हर महीने लोगों के माइंड में इस डिबेट को ले आया जाए। सोच बदलती है तो समाधान निकलता है और हमें उम्मीद है कि हर महीने दिल्ली में कार फ्री डे जब होगा तो इससे एक डिबेट और एक डिस्कशन शुरू होगा और उसका असर मुझे लगता है कि अगले 22 सितंबर आते आते दिखेगा। रैली लाल किले से शुरू होकर भगवान दास रोड पर खत्म हुई। रैली में विधायकों के अलावा दिल्ली वालों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। This is an awareness campaign for Delhi people who are living here and everybody know Delhi is very polluted. तो ये जस्ट एक स्टार्टिंग है और इससे भी बेहतर करेंगे इन फ्यूचर। शुरुआत करे बिना तो कुछ भी नहीं होता ना, शुरुआत करेंगे तभी तो आगे कुछ होगा। पहले हर महीने करेंगे, फिर हर हफ्ते करेंगे। अच्छा लग रहा है, आज पहली बार एहसास हो रहा है कि अपनी दिल्ली के लिए कोई सोचता है और हमें मौका मिला है तो हम तो बहुत खुश हैं। अब हर महीने की 22 तारीख को दिल्ली में अलग अलग जगहों पर कार फ्री डे मनाया जाएगा। 22 नवम्बर को द्वारका में कार फ्री डे बनेगा। अब बस करे अभियान का सही मतलब तब सामने आएगा जब दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले ट्रैफिक और प्रदूषण का कारण नहीं बनेंगे। और ये तभी मुमकिन है जब किसी एक दिन कार फ्री डे ना मनाकर लोग साल के 365 दिन इसका महत्व समझेंगे। कैमरा पर्सन चेतन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने आज हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को मार गिराया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने जिले के मंजिलपुरा गांव में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों को देखते ही आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और इसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रखने वाले देश की राह पर आ गया है। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एक दशक में पाकिस्तान के ज़ख़ीरे में करीब 250 परमाणु हथियार होंगे। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने पाकिस्तान न्यूक्लियर फोर्सेस 2015 नाम से जारी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान के पास अभी 110 से 130 परमाणु हथियार हैं। आपूर्ति प्रणालियों, 4 प्लूटोनियम उत्पादक रिएक्टर्स और कई यूरेनियम संस्थान होने के चलते अगले 10 सालों में परमाणु हथियार के ज़ख़ीरे में 2 गुना इजाफा होने की उम्मीद है।
पाकिस्तान के पास इस वक्त परमाणु हथियारों से लैस 6 तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और अब बात करते हैं काली नदी की। देश में ज़्यादातर नदियां अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। गंगा की सहायक नदी के रूप में पहचानी जाने वाली काली नदी भी अब प्रदूषित नाला बनकर रह गई है। कभी लोगों के लिए जीवनदायिनी रही काली नदी अब लोगों को बीमारी दे रही है। आइए जानते हैं कि काली नदी कैसे अब खुद के लिए जीवन मांग रही है। एक दौर था जब काली नदी में साफ पानी बहता था और लोग यहीं पानी पीते थे, लेकिन आज प्रदूषण के कारण इसका पानी अब जहरीला हो गया है। आसपास बसे गांवों का भूजल भी सुरक्षित नहीं है। शहरों और उद्योगों के कचरे ने नदी के पानी को इसके नाम की तरह ही काला बना दिया है। नदी किनारे बसे गांवों के लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। हमारे गांव के पास भी कम से कम 6-7 गांव इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। सभी गांव में पानी इतना दूषित हो चुका है, सभी गांव के लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। ये गांव के पूर्व प्रधान योगेंद्र सिंह हैं। इनके परिवार के 4 लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है। खुद योगेंद्र भी इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दूषित पानी की वजह से इन्हें ये बीमारी हुई है। कैंसर की वजह से इनके गले की आवाज भी नहीं निकल पाती। 10-15 साल पहले तक गांव में पानी की वजह से लोग बीमार नहीं होते थे, लेकिन आज हर दूसरे घर में एक मरीज है। यहाँ पे कई मरीज हैं कैंसर से पीड़ित हैं और हमारे गांव में लगभग हर तीसरे-चौथे घर में कैंसर के कई मरीज हो चुके हैं। सरकार को हमें ये चिंता है अपने बच्चों के बारे में, इस तरफ कोई कदम उठाना चाहिए ताकि आने वाला हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। नदी में फैक्ट्रियों और घरों से निकलने वाला कचरा आकर मिलता है। नदी की दशा सुधारने के लिए नीर फाउंडेशन संस्था लगातार प्रयास कर रही है। संस्था की कोशिशों के बाद सरकारी अधिकारियों ने पानी के नमूनों की जांच कराई, जिसमें पानी में खतरनाक तत्वों की मौजूदगी पाई गई। हमारी संस्था काली नदी किनारे बसे समाज के साथ मिलकर पिछले 1 दशक से नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने का प्रयास कर रही है। नदी में बहते जल को कई बार हमने टेस्ट कराया है। उसमें जो भारी धातु और कीटनाशक मिले हैं उन सब की रिपोर्ट हमने कई बार सरकारों को भेजी है। इसके किनारे जो बसा समाज है वो भी पूरी तरह प्रभावित है। नदी किनारे बसा समाज अब उजड़ने की कगार पर है। गंगा की छोटी बहन काली नदी मरने की स्थिति में है। गांव के लोग परेशान हैं कि काली को फिर से साफ सुथरा बनाने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। केंद्र सरकार ने पवित्र ग्रंथ के अपमान में विदेशी हाथ होने की खबरों पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं दूसरी ओर पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर राज्य में शांति सुनिश्चित करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में धारा 144 लगा दी है। एक ट्रक चालक जाहिद की मौत के विरोध में इस जिले के कुछ इलाकों में हिंसा भड़क उठी थी। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की है। इस कमेटी में दिल्ली सरकार, गृह मंत्रालय, उपराज्यपाल और महिला आयोग के सदस्य शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में तीनों नगर निगम के सफाई कर्मचारी कल सड़कों से नदारद रहेंगे। निगम के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी 17 मांगों को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं। इनकी मांगों में सैलरी, एरियर, कैशलेस मेडिकल सुविधा, प्रमोशन और वर्दी के मुद्दे शामिल हैं। साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने के मुद्दे पर साहित्य अकादमी कल आपात बैठक करने वाली है। पिछले कुछ दिनों में 37 से ज्यादा साहित्यकार अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले के विरोध में साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस कर चुके हैं।
भगवान बद्रीनाथ के कपाट 17 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अब तक करीब 3,35,000 श्रद्धालु भगवान बद्री के दर्शन कर चुके हैं। वहीं केदारनाथ मंदिर के कपाट 13 नवंबर को बंद होंगे। प्रमुख रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी का भारत पर कम प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत की वृद्धि दर वर्ष 2015 और 16 में सभी G20 देशों में सबसे अधिक रहेगी। इस दौरान भारत की वृद्धि दर 7 से 7.5% रहने का अनुमान है। बॉलीवुड और पंजाबी गायक और गीतकार लव जंजुआ का आज निधन हो गया। आज सुबह उनका शव उनके घर में बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला। उन्होंने क्वीन, रब ने बना दी जोड़ी, पार्टनर और सिंग इज किंग जैसी हिट फिल्मों में गाने गाए हैं। श्रीलंका की एक अदालत ने 6 भारतीय मछुआरों की हिरासत 5 नवंबर तक बढ़ा दी है। तमिलनाडु के इन मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने 24 सितंबर को गिरफ्तार किया था। फिलीपींस में कोपू तूफान की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ और तेज हवाओं की वजह से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।